हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांश वर्मा और आपका अपना चैनल ज्योग्राफी रीड विद एसवी में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो ज्योग्राफिकल थॉट पे रहेगा। ये जो आज थॉट का हम वीडियो लेके आए हैं वो इससे रिलेटेड है कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ में ज्योग्राफी का जो पेपर आता है उसमें ज्योग्राफिकल थॉट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीजीटी ज्योग्राफी में भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल थॉट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम आज जो ज्योग्राफिकल थॉट है उसमें जो एंशियंट क्लासिकल पीरियड है उसके जो उस टाइम के जो ज्योग्राफर्स हुए हैं और जो पहले ज्योग्राफर्स हुए हैं और भूगोल का जिस तरह से इन ज्योग्राफर्स ने उस ज्योग्राफी में योगदान दिया है और उनका विकास किया है उसको पहले हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो सबसे पहले ग्रीक ज्योग्राफर्स यानी कि यूनानी भूगोलवेत्ता। ठीक है, तो यूनानी भूगोलवेत्ता में हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो भूगोलवेत्ता आता है वह होमर है। होमर यह 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक भूगोलवेत्ता था जिसने सबसे पहले जो महाकाव्यों की रचना की थी, यानी कि जो क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत किया था, जैसे कि जनपदों का, क्षेत्रीय विभिन्नताओं का, उनका एक क्रमबद्ध वर्णन किया। क्रमबद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2 महाकाव्यों के जरिए उसने वर्णन किया है। तो वो जो 2 महाकाव्य इसने जिनका वर्णन किया था तो वो है इलियड और ओडिजी। आप नोट कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं। इलियड और ओडिजी। इलियड और ओडिजी ये 2 महाकाव्यों की रचना किसने की थी? होमर ने। ठीक है, तो आप इससे और इसके अलावा उसने एक और विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या कहा कि जो 4 विभिन्न दिशाओं से जो हवाएं आती हैं या चलती हैं उनका भी वर्णन इन्होंने किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इन्होंने जो 4 दिशाओं की हवाओं का वर्णन किया है वो कौन कौन सी थी। तो उनके बारे में बात करते तो वो क्या थी? जो उत्तर की तरफ से आने वाली बारिश हवाएं थी। ठीक है, जो बारिश नाम की हवाएं उत्तर से चलती थी जो बहुत ही ठंडी होती थी, ये किसने बताया? होमर ने। और जो पूर्व से चलने वाली हवाएं थी उन्हें यूरेस के नाम से इन्होंने संकलित किया है। फिर उसके बाद जो दक्षिण से आने वाली हवाएं थी वो नोटस नाम की हवाएं थी, इन्होंने बताया। और जो पश्चिम से आने वाली हवाएं थी वो इन्होंने जैफरस नाम दिया। यानी कि आप नोट कर सकते हैं कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इन्होंने कहा कि उत्तर से आने वाली हवाएं, उत्तर की तरफ से जो आने वाली हवाएं थी वो बारिश नाम की हवाएं थी। बारिश नाम की हवाएं थी। ठीक है, क्या उत्तर से जो आने वाली हवाएं थी वो बारिश नाम की थी, बहुत ठंडी हवाएं इन्होंने बताया। फिर जो पूर्व से आने वाली हवाएं थी, जो पूर्व से आने वाली हवाएं थी उनको इन्होंने यूरस बताया, यूरस नाम दिया। ठीक, और जो दक्षिण से आने वाली हवाएं थी जो गर्म थी अपेक्षाकृत, वह क्या इन्होंने बताया कि नोटस नाम दिया। और फिर उसके बाद जो पश्चिम से आने वाली हवाएं थी वो जैफरस, यानी कि जो पश्चिम से तूफानी हवाएं आती थी उन्हें जैफरस नाम से संबोधित किया। इन्होंने पहला क्या बताया था? उत्तर से जो आने वाली हवाएं बारिश बारिश हवाएं चलती हैं। ठीक है, और पूर्व से जो हवाएं चलती हैं उन्हें यूरेस कहा, और जो दक्षिण से हवाएं चलती हैं उन्हें नोटस कहा, और जो पश्चिम से हवाएं चलती हैं वो जैफरस नाम दिया। ठीक है, तो इस प्रकार होमर ने मुख्यतः हवाओं का भी वर्णन किया और 2 महाकाव्यों की भी रचना की। तो इससे 2 क्वेश्चन तो आराम से बन सकते हैं। और इससे इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि इलियड और ओडिजी किसकी रचना है? तो होमर की रचना है। और ऐसा कौन सा पहला विद्वान था
या भूगोलवेत्ता था जिसने 4 दिशाओं से विभिन्न प्रकार की हवाओं का वर्णन किया है, तो होमर थे। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन इससे बन जा रहे हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जो थेल्स है। ठीक है, थेल्स यह 640 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ और 546 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जो थेल्स था यह गणितीय भूगोल वेत्ता था, या ज्यामितीय पद्धति का भी मतलब जनक कह सकते हैं। एनेक्सिमेंडर और थेल्स को माना जाता है गणितीय भूगोल का संस्थापक, तो इसे भी कह सकते हैं। तो थेल्स जो था वो मुख्यतः गणितीय भूगोल में योगदान दिया है, जो उसके जो मतलब कि जो क्षेत्रों का वर्णन किया, गणितीय विधि से कुछ बताया। और इसके अलावा उन्होंने क्या स्थिति निर्धारण की दिशा में, मतलब कि जो पृथ्वी के क्षेत्र हैं उनको स्थिति निर्धारण की दिशा में मतलब कि सार्थक प्रयास किया है इसने। ठीक है, किसने? थेल्स ने। स्थिति निर्धारण की दिशा में इन्होंने सार्थक प्रयास किया है। किसने? थेल्स ने। और अब बात कर लेते हैं एनेक्सिमेंडर की। तो एनेक्सिमेंडर जो 610 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 546 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। एनेक्सिमेंडर मुख्यतः मिलेटस का निवासी था, जो थेल्स का शिष्य था। इनको भी गणितीय भूगोल का जनक माना जाता है, ज्यामितीय भूगोल का जनक माना जाता है। एनेक्सिमेंडर ने नोमेन नामक धूप घड़ी से परिचित कराया था। किससे? इन्होंने एक नोमेन नामक यंत्र का आविष्कार किया था, जो एक घड़ी थी। इसका नोमेन नामक धूप घड़ी का आविष्कार किया। किसका? नोमेन नामक धूप घड़ी का आविष्कार किया, जो एक मतलब कि समय का यंत्र था। ठीक है, और इसके अलावा वो गणितीय भूगोल में बड़ा उन्होंने योगदान दिया। और इन्होंने मुख्यतः जो एक वर्ड का मैप बनाया। ठीक है, एक वर्ड का मैप इन्होंने बनाया, जिसमें मुख्यतः वो चारों तरफ से मतलब कि समुद्र को दिखाया और बीच में यूनान को इन्होंने मध्य में रखा था। ठीक है, यूनान को इन्होंने मध्य में रखा था, और उसको हम देख सकते हैं यूनान के इनके जो एनेक्सिमेंडर का मैप है उसके आधार पे हम देख सकते हैं, उस मैप को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं करते हैं हिकैटियस की। तो हिकैटियस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब इसका समय था। और यह मुख्यतः जो उन क्षेत्रों मतलब कि जैसे कि क्या बताया कि जो गणितीय को कुछ विद्वानों ने भूगोल का पिता भी बताया है। ठीक है, इसको मतलब कुछ विद्वानों ने भूगोल का पिता ही बताया है, क्योंकि इसकी जो एक पुस्तक पीरियोडस 520 ईसा पूर्व में आई। कब? 520 ईसा पूर्व में पीरियोडस 520 ईसा पूर्व में इसकी एक पुस्तक आई पीरियोडस, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो पहला जो खंड था इसका वह यूरोप, पहले खंड में इसने यूरोप का वर्णन किया है। ठीक है, और जो दूसरा खंड था उसमें एशिया और अफ्रीका का वर्णन किया है। ठीक है, तो इसके अलावा उसने जो मतलब कि जो क्षेत्रीय चीजें यानी कि जो क्रमबद्ध रूप में पीरियोडस में बात की है, इसी आधार पर उसको कुछ विद्वानों ने भूगोल का पिता कहा है। ठीक है, और हिकैटियस जो मुख्यतः जो उन मतलब तथ्यों को संबंधित करता था, जैसे कि क्रमबद्ध रूप से दर्शाने का प्रयास किया लेकिन प्रस्तुत नहीं कर पाया। वास्तविक रूप से जो वर्णन था मतलब क्षेत्रों का और विभिन्नताओं का, उनका एक क्रमबद्ध रूप से वर्णन नहीं कर पाया, इसीलिए कुछ विद्वान इसको भूगोल का पिता नहीं मानते हैं। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता मानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो अगला है
और उसके अलावा अगर जो हम बात करें इसकी जो हाँ, इसकी एक और इसने क्या बताया, जो मिस्र था, मिस्र में जो नील नदी था, तो इसने बताया कि नील नदी मिस्र को एक वरदान के रूप में मिली हुई है। किसने बताया था? हिकैटियस ने कहा कि एक तोहफा है नील नदी मिस्र के लिए। ठीक है, ये भी हिकैटियस ने कहा था। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जो अगला है हेरोडोटस। हेरोडोटस की बात कर लेते हैं। ये 485 ईसा पूर्व से लेकर 425 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। और मुख्यतः इसकी बात करें तो जो यह एक इतिहासकार था। क्या यह एक इतिहासकार था। इसके अलावा जो इसने मतलब कि मुख्यतः एक विश्व का मानचित्र भी प्रस्तुत किया। ठीक है, और इसके अलावा मुख्यतः जो क्या कहता है, इसने मुख्यतः जो उन तथ्यों पर क्या कहते हैं कि जो घटनाएं और पर्यावरणवाद पर विशेष बल दिया। और इस ये पहला ऐसा विद्वान था या भूगोलवेत्ता था जिसने अफ्रीका और एशिया को लाल सागर द्वारा विभक्त बताया। क्या एक यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता था जिसने एशिया और अफ्रीका को लाल सागर द्वारा विभक्त बताया है? तो हेरोडोटस ने बताया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो इनके विश्व के मानचित्र में इन्होंने क्या बताया कि जो विश्व का मानचित्र हम उसको दिखाते हैं, उसके आधार पे समझ सकते हैं आप कि जो विश्व का मानचित्र में कैस्पियन सागर उसे आंतरिक सागर इन्होंने माना है। क्या आंतरिक सागर माना है, जबकि अन्य विद्वान उसे एक खुला सागर मानते थे। मतलब जो कैस्पियन सागर था वो एक पूर्णतः खुला सागर, अन्य जितने भी ज्योग्राफर्स ने मैप बनाया है उसमें कहा है कि वो सब खुले सागर थे कैस्पियन सागर। लेकिन पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपने मैप में क्या बताया कि कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। ठीक है, और इसके बाद अब हम बात करते हैं जो प्लेटो हैं। ये एक दार्शनिक थे। तो इनका समय 425 ईसा पूर्व से लेकर 348 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इनका क्या प्रमुख कार्य था? ये निगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे कि इन्होंने स्वदेशीवादी की पृथ्वी एक ईश्वरीय रचना है। और मतलब कि जब मानव की आवश्यकता के लिए पृथ्वी का विकास किया गया, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी को बनाया गया, इस तरह की विचारधाराओं पर मतलब कि समर्थक प्लेटो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लेटो का कुछ खास ज्योग्राफी में योगदान नहीं रहा है। हालांकि इनके जो शिष्य थे अरस्तु ये 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक इनका समय रहा है। अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे। ठीक है, इनके विपरीत थे। और उन्होंने मतलब कि बताया इन्होंने भी है कि पृथ्वी एक ईश्वरीय रचना थी। लेकिन इन्होंने क्या बताया है कि एक जो क्रम है, मुख्यतः जो मतलब कि जो इनके क्षेत्रों के और इनके जो मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनमें इनका प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कह सकते हैं इनको? सीधे तौर पे स्वदेशीवादी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये आगमनात्मक पद्धति की मतलब की समर्थक थे। ठीक, इसके अलावा थियोफेस्टस की बात करते हैं। थियोफेस्टस पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपने आप को भूगोलवेत्ता माना है। मतलब अगर जो पूरे यूनानी भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो उसमें से पहले ऐसे भूगोलवेत्ता रहे हैं जो अपने आप को भूगोलवेत्ता मानते थे। और इनका जो समय था 377 ईसा पूर्व से लेकर 287 ईसा पूर्व तक रहा। और इसके अलावा ये वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पतिक भूगोल के संस्थापक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि जो द्वीपों की और पर्वतीय वनस्पतियां और क्षेत्रों की वनस्पतियां, विभिन्न क्षेत्रों की वनस्पतियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। वनस्पतियों के वर्गीकरण, वनस्पतियों का वितरण, इस तरह के अध्ययन मुख्यतः
थियोफ्रास्टस ने किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का भूगोलवेत्ता माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इरेटोस्थनीज की। ये 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 ईसा पूर्व तक इनका मतलब कि समय रहा है। इसके अलावा जो इनका जो प्रमुख कार्य रहा है वह इन्हीं भूगोल का वास्तविक पिता भी कहा जाता है, और इन्होंने ये पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक थी वो जियोग्राफिका नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें इन्होंने यह प्रथम मतलब कि जो क्लासिकल क्रमबद्ध वर्णन किया गया था इस पुस्तक में, इसमें ज्योग्राफिका नामक पुस्तक में। ज्योग्राफिका नामक पुस्तक में इन्होंने प्रथम क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया था। ठीक है, और यह प्रथम जो क्लासिकल पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि जो मतलब कि 5 जलवायु कटिबंधों में भी विभक्त किया। ठीक है, क्या पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में भी विभक्त किया, किसने? इरेटोस्थनीज ने। फिर इसके अलावा जो इन्होंने क्या बताया कि जो इसके अलावा एक चीज ये भी कह सकते हैं कि ये सिकंदरिया स्थित यानी कि अलेक्जेंडरिया स्थित जो बृहत्तम संग्रहालय के पुस्तकालयाध्यक्ष थे। ठीक है, किसके? सिकंदरिया स्थित अलेक्जेंडरिया के। और इसके अलावा इन्होंने क्या प्रयास किया है, जो मतलब जलवायु कटिबंध हैं उनकी बात की है, 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया है। फिर इसके अलावा क्या इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की परिधि की गणना इन्होंने की, किसकी? पृथ्वी की परिधि की गणना इन्होंने उसका करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो सिकंदरिया स्थित अलेक्जेंडरिया स्थित से 500 मील दक्षिण में एक कर्क रेखा के समीप साइने नामक नगर था। वहां एक कुआं था, उसकी तली पर वर्ष में केवल 1-2 दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती थी, 21 और 22 जून को। तो उन्होंने 21 जून को ठीक 12 बजे सूर्य का कोणिक मान ज्ञात करके पृथ्वी की परिधि की गणना 25,000 मील बताई, जो वास्तविक परिधि की गणना 24,840 मील से लगभग समान ही थी। तो इस तरह इन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना को भी बताया, जिसे इस तरह देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी, ठीक, और यहाँ पे सिकंदरिया और एक साइने नामक नगर, मतलब 500, इसके बीच की दूरी 500 मील थी। ठीक है, सिकंदरिया और साइने, ये दोनों नामक नगर थे। इनके बीच की दूरी 21 जून को, मतलब दूरी ज्ञात कर ली पहले 500 मील, फिर उसके बाद 21 जून को सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ रही थी तो उनका कोणिक मान ज्ञात कर लिया। उसी के आधार पे 500 मील में 50 की गुणा करके इन जो 25,000 मील पृथ्वी की परिधि की बताई है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो मुख्यतः एक वास्तविक परिधि की गणना के समान ही मानी जाती है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं जो पोलिबियस है। पोलिबियस का समय अगर देखा जाए तो 210 ईसा पूर्व से लेकर और 128 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये एक भौतिक भूगोलवेत्ता थे। नदियों के अपर्दन, निक्षेपण और उससे संबंधित मतलब कि इन्होंने वर्णन प्रस्तुत किया है। क्या? नदियों का वर्णन। ठीक है, नदियों के अपर्दन, निक्षेपण तथा उसके अफवाह और विभिन्न स्थल रूपों का
वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है और इसीलिए इन्हें भौतिक भूगोलवेत्ता माना जाता है। और इनका विशेष योगदान रहा है नदियों के अपरदन, निक्षेपण और विभिन्न स्तर रूपों के निर्माण में। ठीक है, अब बात करते हैं जो है हिपार्कस। हिपार्कस जो 150 ईसा पूर्व में 150 ईसा पूर्व के आसपास का समय रहा है। और ये इसने क्या बताया है कि जो मुख्यतः अक्षांशों, क्या मतलब कि जो विभिन्न अक्षांशों को लेकर इनकी जो मतलब कि बराबर दूरी के अक्षांशों पर इन्होंने विश्व के मानचित्र तैयार किया। बराबर दूरी के अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर बने जाल पर मानचित्र बनाया। ठीक है, और इसके अलावा अगर जो बात करें तो जो हिपार्कस एक तो जो अलेक्जेंड्रिया स्थित बृहत्तम संग्रहालय के अध्यक्ष भी बने इरेटोस्थनीज के बाद, मतलब कि ये वहाँ के अध्यक्ष भी बने। और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे मतलब कि जो क्षेत्रों का वर्णन और विभिन्न अध्ययन करके इन्होंने क्या बताया कि जो मतलब एक चक्र यंत्र का निर्माण किया, एस्ट्रोलैब नामक एक चक्र यंत्र का निर्माण किया। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, जो सबसे पहले इन्होंने एक मानचित्र बना ही दिया था जिसपे बराबर दूरी के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बने जाल पर मानचित्र बनाया और वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया। कितने? 360 डिग्री में, मतलब 360 डिग्री में वृत्त को विभाजित किया। किसने? 360 डिग्री में विभाजित किया था हिपार्कस ने। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण योगदान था हिपार्कस का। ठीक है, अब इसके बाद अब बात कर लेते हैं जो हमारे अगले हैं पैसिडोनियस। पैसिडोनियस का समय, जो पोसिडोनियस का समय 135 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक रहा है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जो विभिन्न एक ये मुख्यतः समुद्र भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जा सकते, क्योंकि इन्होंने गेडीज के तट पे ज्वार भाटा की खोज की थी। ठीक है, ज्वार भाटा की खोज की और विभिन्न जो मतलब कि सार्डिनिया के तट के समीप इन्होंने समुद्र की तट के मतलब के समीप इन्होंने समुद्र की गहराई नापने का प्रयास किया। किसने? पोसिडोनियस ने। तो इनका जो प्रमुख योगदान रहा वो समुद्र से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करना रहा है। ठीक है, तो इस तरह पैसिडोनियस भी हो गए। तो जो आज की जो हमारे यूनानी भूगोलवेत्ता थे, मुख्यतः होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, थियोफेस्टस, इरेटोस्थनीज और पोलिबियस, हिपार्कस और पोसिडोनियस। ठीक, इसके अलावा दो और आते हैं जो मुख्यतः इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन मुख्यतः हाँ, इसके अलावा दो भूगोलवेत्ता और हैं, डेमोक्रिटस और पाइथागोरस। ये भी यूनानी भूगोलवेत्ता ही थे, लेकिन इनका खास योगदान नहीं। पाइथागोरस ने पृथ्वी की जो गोलाकार मतलब रूप बताया और पृथ्वी की से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। बस इसके अलावा इन्होंने खास कोई योगदान नहीं दिया ज्योग्राफी में। और इसके अलावा वह एक खगोल शास्त्री था। ठीक है, और जो इसके बाद अगर बात करते हैं जो अब इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की, तो सबसे पहले आपको पता ही, हमने बताया था कि जो होमर हैं, होमर से उनकी जो महाकाव्य हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनके महाकाव्य कौन कौन से थे। तो इलियड, ओडिसी हो गए। थेल्स थेल्स एक कौन सा था, तो ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन भूगोलवेत्ता है जो मुख्यतः गणितीय भूगोलवेत्ता है या ज्यामितीय भूगोलवेत्ता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं। तो थेल्स एक गणितीय भूगोलवेत्ता था। और एनेक्सिमेंडर को भी पूछ सकता है। और एनेक्सिमेंडर से संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नोमेन नामक धूपघड़ी से किसने परिचित कराया था। तो आप सीधे तौर पर एनेक्सिमेंडर को कह सकते हैं। और उसके अलावा हिकैटियस की पीरियोडस जस पीरियोडस नामक पुस्तक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता रिलेटेड है कि जस पीरियोडस किसकी पुस्तक है। तो हिकैटियस भी कह सकते हैं। और प्लेटो निगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे। तो इस तरह पूछ सकते हैं कि निगमनात्मक पद्धति के समर्थक कौन थे। तो
आप प्लेटो कह सकते हैं। और आगमनात्मक पद्धति के समर्थक कौन थे, तो अरस्तु कह सकते हैं। ठीक है। और थियोफ्रस्टस तो आप जानते हैं वनस्पति से संबंधित, जो मतलब कि वनस्पति विज्ञान से, वनस्पति भूगोल से संबंधित प्रमुख जो मतलब कि वर्णन किया है वो थियोफ्रस्टस ने किया है। और इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना का प्रयास किया है, और मुख्यतः ज्योग्राफी ऑफ फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनकी जो एक प्रमुख पुस्तक ज्योग्राफिका नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा और हम पोलिबियस को मान सकते हैं, तो वो एक भौतिक भूगोलवेत्ता थे। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोलिबियस कौन सा था, तो भूगोलवेत्ता था, पोलिबियस भूगोलवेत्ता था। ठीक है। तो भौतिक भूगोलवेत्ता था, मतलब कि भौतिक भूगोलवेत्ता था क्या, उसने नदियों के अपर्दन, निक्षेपण और उसके भूआकृतिक संबंधित जानकारी को प्रस्तुत किया था। और उसके बाद बात करते हैं कि जो हिपार्कस है वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके अलावा प्रथम बार बराबर दूरी पर खींचे गए देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर बने जाल पे मानचित्र किसने बनाया था, तो हिपार्कस ने बनाया था। और इसके अलावा हिपार्कस ने ये भी एक चीज बताई कि अक्षांश की विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त के रूप में बताया। किसने, हिकैटियस ने बताया कि बृहत वृत्त के रूप में विषुवत रेखा को बताया है। और अक्षांश रेखाओं की उत्तर की तरफ दूरी घटती जाती है, मतलब उनकी लंबाई उत्तर की तरफ कम होती जाती है, यह हिकैटियस ने ही बताया। इस तरह के हिपार्कस से क्वेश्चन हो सकते हैं। और हिपार्कस ने एक चक्र यंत्र का निर्माण भी किया था, एस्ट्रोलैब नामक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। और फिर उसके बाद पोसिडोनियस जो एक गेडीज के नाम गेडीज तट पर ज्वारभाटा की खोज की थी, और इन्होंने बताया भी कि अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आता है। ठीक है। तो इस तरह इन्होंने भी मतलब एक विस्तृत समुद्र विज्ञान के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज का जो हमारा मेन मकसद था कि जो ग्रीक जियोग्राफर्स हैं उनमें उन्होंने ज्योग्राफी में क्या क्या योगदान दिया है उनके बारे में हम आज बात कर रहे थे। ठीक है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रोमन ज्योग्राफर्स पे रहेगा। ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, और नमस्ते दोस्तों। और जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे अगले वीडियो को तुरंत आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। ठीक है। धन्यवाद।